और कोई नहीं। चलिए बेटा, एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा टिश्यू को। टिश्यू क्या है? कई सारी सेल्स आपस में मिल गई हैं जिनका कॉमन फंक्शन है और ओरिजिन भी क्या है? कॉमन है। तो वो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन बेटा कॉमन है और फंक्शन भी क्या है? कॉमन है, उसको मैं क्या कह रहा हूं? टिश्यू। जल्दी बिठाओ यार इनको, अब लगा दो, किसी को आने मत देना अब। हाँ, टिश्यू। अब टिश्यू बेटा दो प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पर हम इस टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये वो टिश्यू है जिसकी सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी क्या है? प्रेजेंट है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये वो सेल्स होती हैं जिसमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, जबकि परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं उसने डिवीजन करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अगर सेल ने डिवीजन करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल स्पेशलाइज्ड हो गई है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर कोई सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया है और वो स्पेशलाइज्ड हो रही है तो वो किसका पार्ट है भाई? परमानेंट टिश्यू का। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, जैसे कि उनकी सेल वॉल क्या होगी? थिन होगी। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। वैक्यूल्स वहां पर एब्सेंट होते हैं या फिर छोटे साइज के होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये स्मॉल साइज की होती हैं। इन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो सीधी सी बात है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो सेल्स क्या होगी? मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा होती है। दो प्रकार का मेरिस्टेम हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ओरिजिन के बेसिस पर और एक हम पढ़ेंगे बेटा पोजीशन के बेसिस पर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन के बेसिस पर, तो है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जबकि पोजीशन के बेसिस पर है, अगर मेरिस्टेम प्लांट के एपेक्स पर प्रेजेंट है तो वो एपिकल मेरिस्टेम है, अगर साइड्स में प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम है, अगर दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम है, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। इसमें आपको एक बात सीखनी होगी सबसे पहले, यहां पर ये वाली अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने हालांकि कल भी आपको बताई होगी, कोई भी सेल जो कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये वो टिश्यू होता है जो कि प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है। जब प्लांट एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तभी से जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको मैं कह रहा हूं क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम प्लांट में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बन रहा है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसकी सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही होंगी क्या? नहीं, इनके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, अगर प्लांट को अपना डायामीटर इंक्रीज करना है, अपनी गर्थ इंक्रीज करनी है, तो भाई नई नई सेल्स अराइज करनी पड़ेंगी क्या? अगर नई सेल्स अराइज करनी है तो पहले मेरिस्टेम बनाना पड़ेगा क्या? तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं, जैसे 1000 सेल्स हैं, तो मान लीजिए 1000 सेल्स में से 100 सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी दोबारा से आ जाती है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से
जो मेरिस्टेम बन रहा है दोबारा बन रहा है, तो मैं नाम दे रहा हूं इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा क्या? डी डिफरेंशिएशन। इसको मैं बोल दूंगा क्या? डी डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये आगे चल के क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, और इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? इसको कहेंगे हम रीडिफरेंशिएशन। बोलो भैया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है तो प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। इस परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है तो डी डिफरेंशिएशन है। मैं आपको आगे बताऊंगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या है। इनकी बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि है क्या ये। यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है। अरे बोलो भैया, क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है आपके यहां पर, प्राइमरी मेरिस्टेम, वो मेरिस्टेम जो कि डायरेक्टली डेवलप हो रहा है किससे? एम्ब्रियो से। उसको मैं क्या कहूंगा? बोलो। इसको मैं कहूंगा प्राइमरी मेरिस्टेम। आगे मैंने लिख दिया है, दिस मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट बिगिनिंग। सेल्स कट्स, सेल कट्स का क्या मतलब है? न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं। सेल्स कट्स का मतलब है नई नई सेल। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? न्यू सेल्स अराइज करेंगी कि नहीं करेंगी? तो उसी के लिए मैंने क्या लिखा है? सेल्स कट्स। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से जो नई सेल्स बनेंगी वो क्या होने वाली हैं? अरे बोलो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्रोसेस का नाम? हाँ, प्रोसेस का नाम है बेटा डिफरेंशिएशन। तो यहां पर हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, ये बात एक आई समझ में। अब देखना, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से नहीं बनेगा। इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो बनता है किससे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आगे चल के कौन सी सेल्स अराइज करेगा बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आगे चल के अराइज करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इस प्रोसेस को आप क्या कह दोगे? इसको हम कह देंगे डी डिफरेंशिएशन। इसको हम कह देंगे डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना है ये क्या प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट था? नहीं, ये बन रहा है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, जब प्लांट को अपनी गर्थ इंक्रीज करनी है, डायामीटर इंक्रीज करना है, तो उस टाइम पर प्लांट क्या बना रहा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से आगे चल के क्या बनने वाला है? इससे आगे चल के बनेगा भाई सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को मैं कह दूंगा क्या? रीडिफरेंशिएशन। बोलो भाई, यहां तक बात हमारी कल हो गई थी क्या? हाँ, ये मैंने दोबारा आपको बता दिया है। क्लियर है यहां तक बातें? अरे बोलो। चलिए आगे देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, यहां तक कहां तक बात हो गई थी हमारी कल? यहां से पढ़ाना है अब। चलिए अब हम मेरिस्टेम को देखते हैं पोजीशन के बेसिस पर। एक है बेटा एपिकल, और एक है इंटरकैलरी, और एक है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम दो प्रकार का है। यदि ये सूट के एपेक्स पर प्रेजेंट है तो सूट एपिकल, रूट के एपेक्स या सब एपिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये एक सूट है और इस सूट में एपेक्स पर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी? यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसको मैं कह रहा हूं साम। साम का मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो सेल्स हैं ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी क्या? हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से तो नई सेल्स बनाएंगी, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है। तो ये जो न्यू सेल्स बनाती हैं
ये नीचे की तरफ बनाएंगी कि ऊपर की तरफ बनाएंगी? ये बेटा नीचे की तरफ बनाती हैं, क्योंकि एपेक्स पर तो ये हमेशा मेंटेन रहेंगी, एपेक्स पर तो ये हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। तो जो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो बेस की तरफ होता है, ना कि एपेक्स की तरफ होता है। अरे बोलो भैया, ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है इसका ओरिजिन प्राइमरी है, क्योंकि ये प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है। अरे बोलो भैया, सूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? प्राइमरी है। जबकि दूसरी तरफ हम बनाते रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट है, इस रूट में यहां पर इस रेडिकल को कवर करने वाली जो रूट कैप एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर जो मेरिस्टेम होगा उसकी पोजीशनिंग कैसी है बेटा? सब एपिकल, एपिकल नहीं है, क्योंकि एपेक्स पर कौन है? रूट कैप है, तो ये हो गया साम, जिसकी पोजीशन कैसी है? अरे बाप रे, ये राम है, राम। हाँ, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी क्या? बताइए, बेस की तरफ करेंगी कि एपेक्स की तरफ करेंगे? दोनों की तरफ करती हैं। हाँ, कुछ कह रही हैं क्या? अच्छा, ये बेटा ऊपर की तरफ भी करती हैं और नीचे की तरफ भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो या रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, इसका ओरिजिन कैसा होगा? प्राइमरी होता है। तो यही मैंने सब बातें यहाँ लिखी हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल इन पोजीशन, जबकि रूट एपिकल पोजीशन का क्या है? सब टर्मिनल है। इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है साम की, जबकि राम की कितनी है? 1 मिलीमीटर है। ये जो न्यू सेल्स अराइज कर रही हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, वो किस तरफ कर रही है? बेस की तरफ। जबकि जो राम है वहां से सेल्स अराइज हो रही हैं बेस और एपेक्स दोनों की तरफ, बेस और एपेक्स दोनों की तरफ यहां पर सेल्स अराइज हो रही हैं। ओरिजिन दोनों का कैसा है? प्राइमरी है, क्योंकि ये प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है। बोलो भैया, इसमें किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है बेटा, यहां तक बात है? चलिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को थोड़ा सा देखते हैं भाई। मैं एक सूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, और एपेक्स पर क्या प्रेजेंट होंगी बेटा? साम प्रेजेंट होगा क्या? क्योंकि इन सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है, तो ये साम है। लिख दिया सूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, नीचे वाली जो सेल्स हैं ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है क्या? यहां पर जो सेल्स होंगी वो परमानेंट टिश्यू का पार्ट होंगी क्या? क्योंकि इनके अंदर थोड़ी ना डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है। अब ये जो स्टेम है, ये जो सूट है, क्या ये जवान होगा? अरे बोलो, हाँ ये जवान होगा। और सूट एपिकल जो मेरिस्टेम है वो हमेशा ही एपेक्स पर प्रेजेंट होगा क्या? हाँ भैया होगा। ये हो गया हमारा साम। और नीचे की जो सेल्स हैं वो क्या है? वो नीचे की जो सेल्स हैं वो हैं परमानेंट टिश्यू का पार्ट। अरे इन सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी थोड़ी ना होगी। फिर से ये जवान होगा क्या? अरे बोलो, हाँ ये फिर से जवान हुआ, और इसके एपेक्स पर फिर से क्या प्रेजेंट है भाई? साम प्रेजेंट है। फिर से यहां पर क्या प्रेजेंट है? साम प्रेजेंट है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है कभी यहां पे रहा होगा क्या? ये तीन अलग अलग थोड़ी ना है, ये एक ही है। ये पहले छोटा था, नैना था, चुन्ना था, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। यानी कि ये मेरिस्टेम जो कभी यहां है कभी यहां पे रहा होगा क्या? जो यहां पे कभी मेरिस्टेम था वो कभी यहां पे रहा होगा क्या? जैसे सास कभी बहू थी, है कि नहीं? हाँ, तो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि ये सूट एपिकल मेरिस्टेम जो यहां पर है वो कभी यहां पे था। कहां पे था? यहां पे। और जो कभी यहां पे मेरिस्टेम था वो कभी यहां पे भी था क्या? हाँ था। इसमें क्या होता है कि जो मेरिस्टेम कभी यहां पे, जो कभी यहां पे था, वो मेरिस्टेम कभी कभी यहां पर रिटेन रह जाता है। यानी कि कुछ सेल्स यहां पर बची रह गई हैं। जो मेरिस्टेम कभी यहां पे था अब ऊपर पहुंच गया है,
ये सेल्स जो हैं यहां पर बची रह गई है, छूट गई हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अरे बोलो भैया, यहां ये क्या रह गई हैं, छूट गई हैं, बची रह गई हैं। तो बताइए ये पार्ट परमानेंट टिश्यू का है क्या? ये पार्ट भी परमानेंट टिश्यू है क्या? जो मेरिस्टेम यहां पर है ये कभी यहां पे था, तो यहां पर कुछ सेल्स छूट गई हैं, इसी को बोला जाता है क्या? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसी को क्या बोलेंगे हम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम हम इसको बोल देंगे। ग्रासेस जब आपने कभी देखी हो तो भैंस जब उस ग्रास को खाने जाती है तो वो ऊपर वाले पार्ट्स को खा जाती है, ये थोड़ी ना जड़ सहित निकाल लिया घास को नीचे से, ऐसा थोड़ी ना करती है। तो जब घास खाती है भैंस तो इस वाले पार्ट्स को खा जाती है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रास है वो क्या कर जाती है, दोबारा से ग्रो कर जाती है। किसकी वजह से? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, वो ही हम लिख देंगे, कौन सा? ग्रास का। तो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको मैं कह रहा हूं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बोलो भैया, बात आई कि नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है भाई सभी को? चलिए, लेटरल मेरिस्टेम। अगर प्लांट को अपनी लेंथ इंक्रीज करनी है तो वो डिपेंड करती है सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम पर। अगर प्लांट को अपनी लेंथ इंक्रीज करनी है, अगर सूट की लेंथ इंक्रीज करनी है तो स्टेम की करनी है तो साम है, अगर रूट की लेंथ इंक्रीज करनी है तो राम है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं क्या? हाँ। जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज नहीं करते हैं, जबकि ये प्लांट की क्या इंक्रीज कर रहे हैं? ये गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्लांट की डायामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं? तो लेटरल मेरिस्टेम, बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम के ओरिजिन के बारे में। इसका ओरिजिन प्राइमरी हो सकता है, इसका ओरिजिन जो है वो क्या हो सकता है बेटा? सेकेंडरी हो सकता है। हाँ बेटा, उसका प्राइमरी ही है। चलिए इसको समझते हैं, लेटरल मेरिस्टेम को। लेटरल मेरिस्टेम के लिए मैं क्या करना है, मुझे एक चीज करनी है। सबसे पहले मैं एक डाइकोट स्टेम का कट सेक्शन काट लेता हूं। एक मेरे पास डाइकोट स्टेम है और उस डाइकोट स्टेम का मैंने कट सेक्शन काट दिया है। जैसे कि ये प्लांट है, ये इसका स्टेम है, इसको मैंने ऐसे काटा। अरे बोलो, ट्रांसफर सेक्शन काटा, और काटने के बाद आपको ऐसे दिखा दिया है। तो आपको केवल बाहर बाहर लेयर दिखाई देंगे। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हमको पढ़ना है। जब मैं कट सेक्शन काटूंगा तो वो तो अपने को पढ़ना ही है। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा लेटरल मेरिस्टेम की बात करनी है कि ये लेटरल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होगा, क्या होता है। ठीक है भैया? तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? डाइकोट स्टेम का। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। मैंने यहां पर सिंपलिसिटी पर्पस के लिए आपको क्या नहीं दिखाया है, एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कुछ भी मैंने यहां पर नहीं दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बेटा? ये जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। इसका मतलब ये वेस्कुलर बंडल है। अरे बोलो भैया, इस वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ जाइलम होता है कि बाहर की तरफ होता है? अंदर की तरफ क्या होगा बेटा? तो अंदर की तरफ है बेटा जाइलम। और ये जो जाइलम है ये प्लांट में पहले से ही तो प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय थोड़ी ना बन रहा है, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो प्राइमरी जाइलम लिख दूं क्या? हाँ लिख दिया। और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो क्या है? पहले से ही प्रेजेंट है, तो प्राइमरी फ्लोएम लिख दूंगा। इन दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस वेस्कुलर बंडल के अंदर इनसाइड एक कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? वो वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है
तो मैं इंट्रा लिखूं इंटर लिखूं? इंट्रा लिखूंगा क्योंकि अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, इसी कैम्बियम ने तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को बनाया होगा, तो इसका ओरिजिन कैसा है? इसका भी तो प्राइमरी होगा क्या, क्योंकि ये प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है क्या? तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिन है बेटा कैसा? प्राइमरी। समझ लेना भाई, निपट जाओगे नहीं तो। ये अब आ रहा है देखो, ये पीछे वाला कर क्या रहा है? वो क्या फोन चला रहा है वो है? नोट्स नहीं बना रहे हो तुम? मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। स्मार्ट नहीं लग रहा कि आज मैं है? लिख रहा था क्या? हाँ, तुम देख दे रहा करो बस जो है। हाँ, तुम पकड़ा करो उन्हें, पीछे बैठ गए तुम। हाँ, अब देखते हैं वो पीछे वाला जो भी फोन चला है पकड़ लो उसे। हाँ, अरे शांत हो जा भाई। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम है जिसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इसका ओरिजिन कैसा है बेटा? क्योंकि ये प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है। अब क्या होगा, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में एक कैम्बियम बनेगी। अब बनती कैसे ये हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के समय। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो ये पढ़ना होगा हमको कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम बनी है, वो बनी कैसे है वो हम पढ़ेंगे वहां पर। यहां डायरेक्ट बता रहा हूं अभी कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बेटा एक कैम्बियम है। कहां पर? इनके बीच में। ये 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 क्या है बेटा? ये कैम्बियम रही है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं है। अगर ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बन रही है तो इंटर की इंट्रा, अब आएगा इंटर। तो ये जो कैम्बियम है ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है क्या? और इसका ओरिजिन कैसा है? इसका ओरिजिन है बेटा क्या? सेकेंडरी। ये जो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है ये लेटरल मेरिस्टेम है क्या? अरे बोलो यार। कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम बोला जाता है। कैम्बियम वर्ड में कब यूज करूंगा? लेटरल मेरिस्टेम के लिए। तो जो लेटरल मेरिस्टेम, अगर ये प्लांट के चारों ओर बन गई है, अब इसका काम होगा इधर सेल्स अराइज करना, इधर सेल्स अराइज करना, तभी तो प्लांट की आपकी गर्थ इंक्रीज होगी। अरे बोलो भैया, ये ऐसे अराइज हो गई है, ये लेटरल मेरिस्टेम ऐसे बन गई है। अब ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नई नई सेल्स अराइज करेगी, तभी तो प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी। तो IRFC और IFC जब मिल जाते हैं ना भाई, तो पता है क्या स्ट्रक्चर बनता है? वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बन गया? वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये बन गया है वेस्कुलर कैम्बियम। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? अगर आपसे पूछी जाए कि वेस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन क्या है, दोनों हैं। डाइकोट स्टेम के केस में, वो रूट के केस में है भैया जो तुम बता रहे हो। तो स्टेम के केस में जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका ओरिजिन कैसा है बेटा? दोनों है, पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी है। इन्हीं बातों को मैं जब सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ाऊंगा तो इन्हीं बातों को दोबारा से बताऊंगा, वहां पर बना के दिखाऊंगा। यहां मुझे केवल इतना बताना था कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, ओरिजिन प्राइमरी होता है। दूसरी बात बतानी थी कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसका नाम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के समय पर बन रही है, इसलिए इसका ओरिजिन कैसा है? और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक कैम्बियम बनती है जिसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। बोलो भैया, बात क्लियर है कि नहीं है? तो यही बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं आपके लिए कि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्राइमरी ओरिजिन की भी हो सकती है और सेकेंडरी। ओनली वन लेटरल मेरिस्टेम जिसका नाम है बेटा क्या? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कहां पर बनी है ये? इन द वेस्कुलर बंडल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी इन ओरिजिन में कौन है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में बन रही है। कहां पे बन रही है भाई? ये
बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? नाम तो कम से कम पता चल गए हैं कि IRFC क्या है, IFC क्या है, ये तो पता चल गया। दोबारा करेंगे इनकी बात जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर है भाई? यहां तक बात है? चलिए बेटा, परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम से जो सेल्स बन रही हैं जिन्होंने डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, वो सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को मैं कह रहा हूं परमानेंट टिश्यू। ये लिविंग हो सकती हैं या फिर डेड हो सकती हैं। ये बनी किससे है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जब डिवीजन करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है तो लास्ट में इन्होंने क्या कर लिया है? एक डेफिनेट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लिया है। चलिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट टिश्यू की। ओरिजिन के बेसिस पर करेंगे और कंपोजिशन के बेसिस पर करेंगे। अच्छा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है ये ड्राइव हुए किन से बताइए? ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या साम और राम है? हाँ भैया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एपिकल मेरिस्टेम, और एक लिखूंगा मैं यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों प्राइमरी होती है बेटा। तो प्राइमरी और इंटर, यहां पर एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने न्यू सेल्स अराइज करी जिनका नाम होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये बात क्लियर है? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो सेल्स बना रही है नई नई, जिनके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, उन सेल्स को मैं कह रहा हूं क्या? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है ये वाली? अच्छा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहां से बनेंगी? लेटरल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम से जो नई नई सेल्स बन रही हैं वो कहलाएंगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर लिख दूंगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ड्राइव हो रही है, ड्राइव फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। इसको मैं लिख रहा हूं लेटरल मेरिस्टेम। बोलो बेटा, ये दोनों बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, जबकि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है किससे? लेटरल मेरिस्टेम से। अगर मैं ये तो मैंने ओरिजिन के बेसिस पर बात की। अगर मैं कंपोजिशन के बेसिस पर बात करता हूं तो दो प्रकार के टिश्यू हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कई सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और ये कई सारी सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है और फंक्शन भी क्या है? सिमिलर है। जैसे कि मैं लिखूंगा पेरेनकाइमेटस सेल्स। क्या लिख रहा हूं? पेरेनकाइमेटस सेल्स सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। कॉलनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये भी किसका पार्ट है भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। और स्क्लेरनकाइमेटस जो सेल्स हैं ये भी किसका पार्ट है? ये जितनी भी सेल्स हैं ये सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, और इनका फंक्शंस जो हैं वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कई प्रकार की सेल्स होती हैं लेकिन उनका फंक्शन कैसा है? कॉमन होता है, सिमिलर होता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो कई सारी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन कैसा है? सेम है। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जबकि फंक्शन कैसा है? सेम होता है। इसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम में पता है 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो हो जाएगी बेटा क्या? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। उसी प्रकार से फ्लोएम भी होगा क्या? तो ये जो फ्लोएम है इसमें भी 4 प्रकार की सेल्स होंगी। इसमें भी 4 प्रकार की सेल्स हैं। आग लगा दे उसमें। सीब ट्यूब है,
कंपेनियन सेल हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। अरे बाप रे, ये बात कौन कर रहा है? बोलो, बात समझ में आई क्या यहाँ तक? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये बात क्लियर हो गई है क्या? नींद आ रही है बच्चों को? इसको नींद आ रही है? रात को सोते नहीं हो क्या? रात को सो ही नहीं रहा है वो, ड्यूटी करती हो क्या रात को? हाँ। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ये बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नीट निकालना है तो पढ़ना है, नहीं निकालना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्लियर है ये वाली बात यहाँ तक? अरे बोलो भाई। चलिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पैरेन्काइमेटस और कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये लिविंग होती हैं। अगर कोई भी सेल लिविंग है तो उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं भाई? डेड होते हैं। सेल वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो पैरेन्काइमेटस सेल की जो सेल वॉल है वो थिन है और किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये भी जो सेल वॉल है वो थिक है। थिकनिंग कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल बनी है बेटा सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज। जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं ये थिक हैं और डिपोजिशन किसका है यहाँ पर? लिग्निन का डिपोजिशन है, इस बात को याद रखना। शेप की अगर मैं बात करूं तो जो शेप है पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो शेप है वो स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड। उसी प्रकार से कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये स्पेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल हो सकती हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं इनकी जो शेप है वो कई प्रकार की हो सकती हैं, ये सेवरल इनकी शेप्स होती हैं। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फूड सिंथेसिस करेंगी, खाना बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी और उस खाने को क्या कर लेंगे बेटा? स्टोर भी कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये डेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, फूड का स्टोरेज नहीं कर पाएंगी। अरे बोलो भैया। अगर मैं पोजीशन की बात करूं कि ये कहां पर मिलती हैं, अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं ये प्लांट के ज्यादातर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी। प्लांट का कोई भी ऑर्गन बना है तो उसमें सबसे ज्यादा जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोला जाता है। जबकि कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं हाइपोडर्मिस में। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सेल्स जो हैं वो कोलेनकाइमेटस होती हैं, वो कोलेनकाइमा की बनी हुई होती हैं। अब बात है कि हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस से कहां कहां पर? अगर मैं बात करूं मोनोकॉट की तो मोनोकॉट में बेटा हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमेटस है वो प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि ये डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होगी क्या? हाँ, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है और लीफ में भी ये प्रेजेंट होती है, हो सकती है। अगर मैं लीफ की बात करूं तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वहां पर हाइपोडर्मिस नहीं है तो ये डाइकोट लीफ में प्रेजेंट नहीं है। ये कहां पर प्रेजेंट है? डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है, किसकी किसकी बनी है? वो कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा कहां पर आपको देखने को मिलेगी? स्क्लेरेन्काइमा देखने को मिलती है फ्रूट वॉल में, फ्रूट वॉल में देखने को मिलेगी और सीड कोट में भी आपको स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा याद रखना है। अच्छा, फंक्शंस क्या हैं?
पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, स्टोरेज कर रही हैं, और ये सब्सटेंसेस का सीक्रीशन भी कर सकती हैं, ऑयल्स का, किसी म्यूसिलेज का क्या कर सकती हैं, सीक्रीशन कर सकती हैं। अगर कोई प्लांट हाइड्रोफाइट है, अगर कोई प्लांट पानी में रह रहा है, तो पानी में वो तैर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? एयर कैविटीज, और उन एयर कैविटीज में भरी हुई है क्या? हवा, एयर भरी हुई है, जो कि इस प्लांट को, इस सेल्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? बायोन्सी। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, तो उन पैरेनकाइमेटस सेल्स को बोला जाता है क्या? एरेनकाइमा। और काम क्या है इनका? काम है बायोन्सी प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो पानी पर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। अरे बोलो भाई। तो ये एरेनकाइमेटस सेल्स क्या हैं? ये वो सेल्स हैं जिसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। कोलनकाइमा की मैं बात करता हूं। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, फूड स्टोरेज कर लेगा, खाना बनाएगा, उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। अगर मैं बात करूं, कोई प्लांट है, अभी छोटा है, इतना सा प्लांट है, उसमें अभी सेकेंडरी ग्रोथ तो हुई नहीं है, तेज हवा चलती है, क्या वो मुरझा जाता है? नहीं, वो फ्लेक्सिबल है। हवा जब तेज चलती है वो पूरा मुरझा जाएगा, ऐसे लेट जाएगा, लेकिन फिर से क्या हो जाएगा? सीधा हो जाता है। क्या टूट जाता है? वो नहीं है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लांट को कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलनकाइमेटस सेल्स इसको प्रेजेंट होती हैं। जब प्लांट यंग होता है तो यंग स्टेम में जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का जो काम है वो कौन करती हैं? कोलनकाइमेटस सेल्स। लेकिन अगर आपसे कहे कि पूरे प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट कौन सी सेल प्रदान करती हैं, तो वो स्क्लेरेनकाइमा है। अगर प्लांट अभी छोटा है तो उस टाइम पर स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर दिए कौन? कोलनकाइमेटस सेल्स। तो ये बात लिखी है कि यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ में कोलनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये यंग स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रही हैं कौन? कोलनकाइमेटस सेल्स। अगर केवल आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल सपोर्ट पूरे प्लांट को प्रदान करना है, पूरे प्लांट को प्रोवाइड करना है, तो कौन सी सेल्स होंगी? तो वहां पर है बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जो कि चीफ मैकेनिकल टिश्यू होता है। बोलो, याद करनी पड़ेंगी चीजें, ये लिखी हुई हैं सारी की सारी, मुझे पता है यहाँ पर थ्योरी है, वो आपको याद रखनी है पूरी की पूरी। चलिए स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार का है, स्क्लेरिड और फाइबर। किस बेसिस पर बात कर रहा हूं? फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बेसिस पर स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार का है, स्क्लेरिड और फाइबर। स्क्लेरिड जो है इसकी शेप स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, और इसमें डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये डिपोजिशन है। इस सेल वॉल में क्या है? ये डिपोजिशन है। किस चीज का डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन है बेटा यहाँ पर। अच्छा, लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। और जहां जहां पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं है उसको बोला जाता है पेट। जो व्हाइट कलर की जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये क्या है बेटा? पेट। तो जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, जहां पर गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेट। ल्यूमन छोटा है क्या? नैरो है क्या? तो ये ल्यूमन नैरो है, इसके लिए टर्म यूज करता है एनसीईआरटी वाला ऑब्लिटरेटेड। क्या यूज कर रहा है? ऑब्लिटरेटेड का मतलब है कि जो ल्यूमन है वो कैसा है? नैरो होता है। जबकि ये क्या प्रेजेंट है भाई? फाइबर्स। और ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर भी किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन है क्या? अच्छा, कम है कि ज्यादा है?
यहां पर मोर थिकंड स्ट्रक्चर है जबकि यहां पर लेस थिकंड स्ट्रक्चर है, यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन कम है। ल्यूमन बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, ब्रॉडर यहां पर ल्यूमन है। और जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, जो गैप है, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर पिट्स। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए डिफरेंस थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। इस सिक्लेरिड में हाईली थिकन्ड सेल्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा है। यहाँ पर लेस थिकन्ड सेल है क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन कम है। तो यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा है जबकि यहाँ पर लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो क्या है भाई? वो कम है। अच्छा, स्क्लेरिड्स जो हैं ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, एक एक ही आपको मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो कम, ग्रुप में बहुत कम मिलते हैं। फाइबर्स हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? बंडल्स में, क्योंकि इनका मेनली काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना प्लांट को। फाइबर्स का मेनली काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ये स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो मैकेनिकल सपोर्ट। अब स्क्लेरिड के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट है बेटा पल्प ऑफ फ्रूट में मिल जाएगा, वैसे तो हार्ड पार्ट्स में मिलता है लेकिन ये सॉफ्ट पार्ट में भी मिल रहा है, जैसे कि पल्प ऑफ फ्रूट। कहां कहां पर? वॉलनट और एलमंड की जो फ्रूट वॉल है उसमें क्या मिल जाएगा आपको? स्क्लेरिड। गुआवा, पियर और सपोटा, कभी चीकू आपने खाया हो तो उसमें आपको कुछ हार्ड स्ट्रक्चर जीभ पे लगता है, तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या है? वो स्क्लेरिड्स ही है। और ये भी याद रखना सीड कोट ऑफ टी और आपका लीफ ऑफ टी में भी ये प्रेजेंट होता है। ये सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आपको लिख के दे देगा कि स्क्लेरिड प्रेजेंट नहीं होता है कहाँ पर, तो पहले ये पता हो कि कहाँ पर प्रेजेंट है। और 100 एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, केवल एनसीईआरटी वाले जो दिए हैं वही केवल आप याद कर लेना। अरे बोलो भैया। हाँ, जबकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसको हम कर भी नहीं रहे हैं। तो फाइबर और स्क्लेरिड में कुछ बातें समझ में आई क्या? आ गई। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कई प्रकार की सेल्स यहां पर प्रेजेंट है लेकिन सभी का फंक्शन कैसा है भाई? सेम है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? मेनली काम तो जाइलम का वाटर का कंडक्शन करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती हैं। क्या कर रही हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। इस जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स होंगी बेटा, ट्रैक्यूट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा लिविंग स्ट्रक्चर है, कौन सा डेड स्ट्रक्चर है। तो बताइए ट्रैक्यूट्स के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर है? दीज आर डेड स्ट्रक्चर। वेसल्स, जहां भी पैरेन्काइमा मिलेगा वो लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि फाइबर्स डेड। तो ये बात मुझे समझ में आ गई है कि कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड है। सेल वॉल की बात करता हूं। अगर कोई सेल डेड है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल वॉल कैसी होगी बेटा? थिन होगी। तो यहां पर थिन सेल वॉल, थिक होगी बेटा, मैं गलत बोल दिया, तो कैसी होगी? थिक। और किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का। कैसी है? थिक। ये लिविंग है तो ये इसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन। जबकि ये कैसी होगी? थिक। तो जो स्ट्रक्चर डेड है उसकी सेल वॉल कैसी है? थिक है। जो स्ट्रक्चर लिविंग है उसकी सेल वॉल कैसी है? थिन। एंजियोस्पर्म में क्या ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं? हाँ, तो लिख दूंगा हाँ, लिखा भाई। वेसल्स प्रेजेंट है क्या? हाँ है। जाइलम पैरेन्काइमा? हाँ। जाइलम फाइबर? हाँ। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स? हाँ। फाइबर्स, वेसल्स? वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई है कि वेसल्स इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। बाकी स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ट्रैक्यूट्स और वेसल्स का काम क्या है? वाटर का कंडक्शन करना, मेनली तो यही है। इसका भी क्या काम है?
वाटर का कंडक्शन करना। अच्छा, पैरेनकाइमा का क्या काम है? स्टोरेज करना। और फाइबर का क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। बोलो बेटा, यहां तक बातें समझ में आई हैं क्या? समझने का क्या, याद करने का है? ये सारी बातें एनसीईआरटी लिखता है, बस वहां पर ऐसे लिखी हुई हैं कि कोई पकड़ ही ना पाए उन चीज़ों को कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, किस लाइन के बारे में ये बात करी है उसने। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैकिड्स में लिविंग है, डेड है, सेल वॉल कैसी है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, और उनके फंक्शंस क्या हैं। बस इन टेबल को देखकर आपको चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, इसके लिए ये बनाई जा रही है। जबकि अब इसको एक एक करके देख लेते हैं सभी को कि ट्रैकिड्स क्या है, वेसल्स क्या हैं। ये ट्रैकिड्स हैं। ट्रैकिड्स में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक सेल है। क्या है ये? एक सेल है। कैसी है? एलोंगेटेड है। और इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं? टेपरिंग है। और यहाँ से पानी निकल रहा है कैसे? टिप टिप टिप। तो टिप टिप बरसा पानी। तो यहाँ से पानी निकलता रहता है, इन टेपरिंग एंड से पानी निकलता रहता है। यहाँ पर ये डेड स्ट्रक्चर है तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, सीधी बात होगा। फंक्शन आप सभी को पता है कि ट्रैकिड्स का जो काम है, एक तो काम है इसका पानी को ट्रांसपोर्ट करना ऊपर की तरफ। अरे बोलो। दूसरा काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। इसका काम है क्या? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। वेसल्स को देख लेते हैं। जो वेसल्स हैं ये एक सेल नहीं है, ये कई सारी सेल से बना हुआ एक पाइप है, कई सारी सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा, तो ये एक पाइप है। इस पाइप में ये क्रॉस वॉल है। ये क्या है भाई? ये क्रॉस वॉल है। अब हर एक सेल को मैं पता है क्या कहूंगा? वेसल मेंबर या फिर वेसल एलिमेंट। अरे बोलो भाई, ये भी क्या है? वेसल एलिमेंट। तो कई सारी वेसल एलिमेंट मिलकर एक पाइप बना रही हैं और इस पाइप को मैं कह रहा हूं वेसल। अरे बोलो भैया। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा? क्रॉस वॉल। ये क्या है? क्रॉस वॉल। और इस क्रॉस वॉल के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट हैं? ये कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं। अब ये पोर्स क्यों बन रहे हैं? अगर क्रॉस वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो इस क्रॉस वॉल को बोला जाता है सीव प्लेट। क्या बोलूंगा मैं इसको बेटा? सीव प्लेट। सीव का मतलब पोरस से ही है। ये पोर्स पता है क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि अगर प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है बाहर, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन बाहर चल रही है, तो कोई स्ट्रक्चर प्लांट बना नहीं रहा है, कोई नई नई कलियां निकल के नहीं आ रही हैं, फूल पत्ती निकल के नहीं आ रही है, तो खाने पीने की जरूरत है नहीं। प्लांट को अपना मेटाबॉलिज्म कम करना होगा कि नहीं करना होगा? अगर प्लांट को मेटाबॉलिज्म कम करना है तो उसको पानी खाना ऊपर नहीं भेजना है। अगर उसको पानी और खाना ऊपर नहीं भेजना है तो ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं। और बंद हो रहे हैं ये कैलोज की वजह से, जिसको मैं कह रहा हूं कैलोज प्लग। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म को क्या कर सके? कम कर सके। तो मैंने लिखा क्या क्या है? यूनियन ऑफ सेवरल थिक वॉल शॉर्ट ब्रॉड सेल्स कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स या फिर वेसल मेंबर। क्रॉस वॉल डिसॉल्व हो जाएंगी क्या? ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये वॉल क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से पानी ऊपर निकलने लगता है। क्रॉस वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो जाएगी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी पर जाने पर वेसल्स कैसी हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। और डेड का काम होगा केवल पानी का कंडक्शन करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। तो फंक्शंस वही हैं, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। बोलो भैया, जब ये प्लग खुल जाएंगे तो पानी क्या आसानी से मूव नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ? हाँ, फिर तो आराम से झमझमा देगा माहौल। क्लियर है ये वाला? अरे बोलो। हाँ,
जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज करना। क्या स्टोर कर रहा है? फूड, स्टार्च, फैट, टेनिन्स को भी। पानी का कंडक्शन, देखो भैया याद रखना, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं ये पानी को कंडक्ट करती हैं ऊपर की तरफ। ये ऐसे पाइप हैं, जैसे प्लांट यहाँ पे खड़ा है, इसमें ये ट्रैकिड्स हैं, ये वेसल्स हैं। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स आपके सीधे खड़े हैं ऐसे, और पानी को कंडक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? ऊपर की तरफ। जबकि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रे मेडुलरी रे, मेडुलरी रे के बारे में आगे बात करेंगे। रे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो वर्टिकल नहीं है, वो कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल हैं। तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स का काम होता है पानी को कंडक्ट करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में पानी का कंडक्शन हो रहा है किसके थ्रू? रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू। ये बात एनसीईआरटी में लास्ट में लिखी हुई है, पढ़ना। जबकि जाइलम फाइबर्स का काम क्या होगा बेटा? इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। इसमें ल्यूमन कंप्लीटली क्रश हो जाता है, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब बहुत ही नैरो है, सेप्टा या एसेप्टेट हो सकता है, और काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। अब बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि ट्रैकिड्स का क्या काम है, वेसल्स का क्या काम है, पैरेन्काइमा का क्या काम है, फाइबर्स का क्या काम है। ये मैंने वही लाइनें लिखी हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं प्रॉपर। किसी को दिक्कत हो तो बता दो, है क्या किसी को दिक्कत यहाँ पर? चलिए बेटा जाइलम को देखते हैं। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। जो जाइलम पहले से ही प्रेजेंट था, जैसे कि मैंने आपको अभी वेस्कुलर बंडल दिखाया था, कट सेक्शन जो हमने काटा हुआ था, उसमें अंदर की तरफ जो जाइलम पहले से ही प्रेजेंट रहता है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के समय पर जो जाइलम बना है वो आपका प्राइमरी जाइलम कहला रहा है। प्राइमरी ग्रोथ के समय पर जो जाइलम बना है क्या नाम है उसका? प्राइमरी जाइलम। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के समय पर भी एक जाइलम बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है कि नहीं बनता? वेस्कुलर कैम्बियम से जो जाइलम बनता है वो होता है सेकेंडरी, जो कि वुड का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी तो अभी हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम प्राइमरी जाइलम पर हैं। प्राइमरी जाइलम जो कि प्राइमरी ग्रोथ के समय पर बन रहा है, ये दो प्रकार का होगा। प्राइमरी जाइलम एक तो पहले बन जाएगा और एक बनेगा बाद में। तो जो प्राइमरी जाइलम पहले बना है उसको मैं कह रहा हूं प्रोटोजाइलम। क्या कह रहा हूं मैं? और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बन रहा है उसको मैं कह रहा हूं मेटाजाइलम। तो जो पहले बना है वो बबलू है प्रोटोजाइलम, अरे बोलो, और जो बाद में बन रहा है वो है मेटाजाइलम। जब मैं 11th में पढ़ता था तो इस लेटर से बहुत कंफ्यूज होता था कि मुझे लगता था ये वही वाला लेटर है जो देना है। हाँ, हमेशा वही माइंड में आता था कि लेटर, अच्छा वो वाला लेटर है। फिर मेरे मन में आता था कि फॉर्म लेटर का क्या मतलब है, क्या बना दिया लेटर में। लेकिन फिर बाद में समझ में आया इस लेटर का क्या मतलब है, बाल। ये वो वाला लेटर नहीं है जो किसी को देना है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? ऐसी ठंडी में पानी पिएगा फिर सूसू करने जाएगा, तो नहीं करके आएगा क्या? करूं तो मैं करूं क्या? मैं बच्चों से बड़ा बच के रहता हूं। जो ये होते हैं ना इतने इतने से चटक मटक जो होते हैं, जो 3-3 4-4 साल के होते हैं। मेरा है एक इतना भतीजा है, मेरा नहीं है, भतीजा है, इतना सा है। अब मैं ऐसे बालकनी में खड़ा हुआ था घर पे, हाँ, अब वो पीछे से आया, ऐसे बालकनी में खड़ा हुआ था मैं, ऐसे निहार रहा था, सड़क पे देख रहा था, कोई जाते हुए लोगों को देख रहा था। तो ऐसे ही खड़ा हुआ था, पीछे से आता है और दो महिलाएं सामने से जा रही थी। महिलाएं नहीं, लड़कियां ही थी। अब मैं तो देख ही रहा था बस, वो आके कहता ओए, और बोल के नीचे बैठ के भाग गया। और महिलाएं मुझे देख रही हैं।
मैं कहां भागूं अब? वो मेरे जैसा ही बनेगा। मैं उसे, अब वो मेरी तरफ देख रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? वो तो नहीं, इतना सही था, नीचे बैठ के भाग गया। अब महिलाएं मेरी तरफ देख रही हैं, कैसा लड़का है देखो, ये लड़कियों को छेड़ रहा है। फिर मैंने बोला कि इन बच्चों को पकड़ के रहा करो, इनको बांध दो किसी रस्सी से, ये बाहर निकल के ना आ पाए। पिटवा देता वो मुझे, इसलिए बच्चों का कोई भरोसा नहीं। अगर कहता भी तो क्या कहता उनसे मैं, इसने कही थी, इसने कही थी, ये छेड़ रहा है। तो मैं बच के रहता हूं इसलिए। तो प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का है भाई, एक है प्रोटोजाइलम और एक है मेटाजाइलम। तो जो जाइलम पहले बना है वो प्रोटोजाइलम है, और जो जाइलम बाद में बन रहा है वो मेटाजाइलम है। अच्छा, जाइलम है तो ट्रैकेट्स और वेसल्स तो प्रेजेंट होंगे ही। तो जो जाइलम पहले बना था, यानी कि जो प्रोटोजाइलम था, उसमें जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिलरी जो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है ट्रैकेट्स और वेसल्स, दो ही कंपोनेंट हैं। तो इस ट्रैकियल एलिमेंट्स में, जो ट्रैकियल एलिमेंट्स में जो साइज है इनका वो कैसा होगा? स्मॉल। यानी कि ट्रैकिट्स और वेसल्स का साइज कैसा है? जबकि जो मेटाजाइलम में जो ट्रैकियल एलिमेंट्स है उनका साइज कैसा है? लार्ज। अरे बोलो भैया, ल्यूमन जो है, यहां पर ल्यूमन कैसा है? नैरो है, और यहां पर ल्यूमन कैसा है? ब्रॉडर है। कैसा है भाई? ब्रॉडर। अगर मैं आपके सामने दो स्ट्रक्चर बनाऊं, एक ये बनाऊं और एक ये बनाऊं, तो मुझे देख के आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोटोजाइलम है, कौन सा मेटाजाइलम है? बोलो कौन सा प्रोटोजाइलम है? ये वाला है कि नहीं? क्योंकि यहां पर जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं उनका साइज छोटा है, और ल्यूमन कैसा है? नैरो है। तो प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होगा। जबकि जो मेटाजाइलम है उसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स का जो साइज है वो बड़ा है, और ल्यूमन कैसा है बेटा? ब्रॉडर है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, क्लियर है यहां तक बात? अब देखना ये यूज हो रहे हैं आगे चल के। प्राइमरी जाइलम के बेसिस पर यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मैं नहीं बता रहा हूं कि ये रूट का कट सेक्शन है, ये स्टेम का कट सेक्शन है। मुझे केवल जाइलम को देखना है, और जाइलम में भी मुझे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को देखना है। ये तो पता ही होगा कि ये जाइलम है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ये जो जाइलम इधर है, ये वाला जो जाइलम है, ये वाला, ये छोटे साइज का है, और अंदर की तरफ जो जाइलम है वो बड़े साइज का है कि नहीं? जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये हो गया मेरा प्रोटोजाइलम। बात मत करो भाई, इसको समझ लो थोड़ा सा। और ये स्ट्रक्चर क्या है? अरे भाई शांत हो जा। प्राइमरी जाइलम के बेसिस पर यहां पर मैं बात करूं, एक प्रोटोजाइलम है, एक मेटाजाइलम है। यहां पर वेस्कुलर बंडल एंडार्क और एक्सार्क होते हैं। क्या होते हैं? एक एंडार्क और एक एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर की तरफ है तो वेस्कुलर बंडल कैसा है? एक्सार्क। मैं केवल प्रोटोजाइलम की पोजीशन देख रहा हूं, ना कि मेटाजाइलम की। अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो वो है एक्सार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल। अगर प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये वेस्कुलर बंडल कैसा है? तो ये जो है यहां पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो बताइए ये वेस्कुलर बंडल कैसा है? एक्सार्क है कि नहीं बेटा? एक्सार्क वेस्कुलर बंडल है। और ये कैसा है भाई? यहां पर देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, और ये भी है क्या? यहां पर ये जो जाइलम है ये छोटा है, तो ये प्रोटोजाइलम होगा। छोटे साइज का तो प्रोटोजाइलम है, अगर बड़े साइज का है तो मेटाजाइलम है। तो यहां पर प्रोटोजाइलम जो है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है क्या? हाँ। तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो एक्सार्क है कि एंडार्क है?
ये हो जाएगा एंडार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल। अब आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं, बना के दिखाएगा तो नहीं, आपसे पूछेगा एक्सार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल कहां पर प्रेजेंट होता है। ये कट सेक्शन रूट का है, ये किसका है बेटा, रूट का है। तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होता है, एक्सार्क होता है। ये बात लिखी है एनसीईआरटी ने। जबकि स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है, एंडार्क टाइप का होता है। तो एंडार्क और एक्सार्क किस बेसिस पर आप बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम विद रेस्पेक्ट टू द मेटाजाइलम। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। यहां दिखा दिया है कि प्रोटोजाइलम देखो बाहर की तरफ है रूट में, इसका कट सेक्शन हम काटेंगे आगे चल के। तो मुझे पता है ये रूट है, रूट में जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि वेस्कुलर बंडल एक्सार्क टाइप का है। तो यहां पर रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल एक्सार्क है, जबकि यहां पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, पित्त की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है, तो इसको मैं कह रहा हूं एंडार्क। तो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो एंडार्क टाइप का होता है। बोलो किसी को इसमें कोई परेशानी दिक्कत हो तो। एक्सार्क और एंडार्क समझ में आ गए। अगर कभी भी पूछ ले एंडार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल कहां पर देखने को मिलता है, तो वो स्टेम में, डाइकोट हो मोनोकोट हो दोनों में देखने को मिलेगा। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको मैंने लिखा भी है, यहां पर देखेंगे एक्सार्क टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है बेटा वो कहां पर देखने को मिल रहा है, रूट में। जबकि एंडार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल कहां पर देखने को मिलता है, एंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, जबकि एक्सार्क में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। बोलो, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। इसमें एक्सार्क टाइप का वेस्कुलर बंडल है, तो प्रोटोजाइलम किधर साइड था बेटा, बाहर था क्या। तो ये प्रोटोजाइलम में बना रहा हूं, ये एक चीज मुझे बतानी है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये हो गया बेटा प्रोटोजाइलम। अब जो मेटाजाइलम बन रहा है वो अंदर की तरफ बन रहा है क्या, हाँ। तो ये बड़े साइज के क्या है, मेटाजाइलम। अच्छा पहले क्या बना होगा, तो पहले बना है प्रोटोजाइलम और उसके बाद में बन रहा है क्या, मेटाजाइलम। तो फॉर्मेशन जो जाइलम का हो रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो एक्सार्क टाइप के वेस्कुलर बंडल को मैं क्या कह सकता हूं, सेंट्रीपीटल बोला जा सकता है क्या, हाँ बोला जा सकता है। अरे बोलो भैया, हाँ। जबकि यहां पर जो प्रोटोजाइलम है वो कहां पर प्रेजेंट है, पहले अंदर की साइड प्रेजेंट है, कौन, प्रोटोजाइलम। उसके बाहर कौन बन रहा है, मेटाजाइलम। उसके बाहर बन रहे हैं ये बड़े साइज के मेटाजाइलम। अब यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है ये हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ। तो कैसा है, एंडार्क टाइप का, सेंट्रीफ्यूगल है। बोलो भैया किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, कोई ऐसा जवान जिसको कुछ ना आ रहा हो वो बता दे मुझे। मुझे नहीं आ रहा, बता दे। ये सो गया है का नहीं है, नींद आ रही है क्या, हाँ ठीक है, रात को ड्यूटी भी तो है, क्या करूं मैं और कैसे पढ़ा दूं इसको। अब कह दो कि माँ साहब तुम ही बोर हो, तुम ही बोर कर रहे हो मुझे। बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं इस बोर वाले चैप्टर से, हाँ हाँ हाँ। ये गाना गा दूं क्या, फिर इससे चल जाएगा ये पड़ जाएगा। हाँ तुम तो कहोगे कल को सर मुजरा कर दो एक बार यहाँ पर आके, मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं अपनी फूल पत्ती लाए हो और लैसे लगा के बैठे हो। हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ, बेटा पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है चैप्टर खतरनाक है ये, निपट जाते हैं इसमें, मास्टर साहब ही निपट जाते हैं। हाँ बच्चे की तो बात ही दूर है, कई कई तो मास्टर साहब ही निपट जाते हैं। हाँ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्या कह रहे,
मॉर्फोलॉजी में कुछ था ही नहीं, तो वो तो याद ही करना है। और तो याद तो कर, ये पीछे कर क्या रहा है ये कन्हैया? अरे लाला क्या कर रहा है? ये पीछे वालों को उठा दूं क्या मैं? आवाज आती रहती है मुझे। इस बार आएगी, इस बार देखना, इनका निपटा देंगे इस बार। हाँ, आवाज आ जाए बस एक बार। चलिए बेटा, फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसमें भी 4 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। वही देखना है कि कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड स्ट्रक्चर है। सीव ट्यूब लिविंग स्ट्रक्चर है, कंपेनियन सेल भी लिविंग स्ट्रक्चर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, जबकि फाइबर्स कैसे हैं? डेड स्ट्रक्चर है। जो लिविंग है उसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन होगी। जो डेड स्ट्रक्चर होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक। ठीक है, तो किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का। सीव ट्यूब का काम क्या है? खाने का कंडक्शन करना, क्योंकि फ्लोएम का पार्ट है तो फूड का कंडक्शन कर रही है। कंपेनियन सेल का जो काम है वो हेल्प कर रही है सीव ट्यूब की, क्योंकि सीव ट्यूब के बाद अपना न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस ही वो स्ट्रक्चर होता है, वो सेल ऑर्गेनली होती है जो कि सारे काम करती है सेल के। इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी पड़ोसी इसकी सहायता कर रहा है। जो कंपेनियन सेल है वो क्या कर रहा है? इसकी सहायता कर रहा है। पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज करना है। जबकि फाइबर्स का जो काम होता है वो क्या है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। अच्छा, क्या जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी? ना बाबा ना। यहां होंगी क्या? सीव सेल्स प्रेजेंट होंगी, सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं है। क्या कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगी? नहीं। यहां पर क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल है। क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा है? हाँ ये तो है भैया, फ्लोएम पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और फ्लोएम फाइबर भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अच्छा, एंजियोस्पर्म में तो सारी चीजें प्रेजेंट हैं। सीव ट्यूब प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट है, और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट है। बोलो बेटा, ये तो यहाँ पर प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में। केवल जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह क्या है? सीव सेल, और कंपेनियन सेल की जगह पर क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल। एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। जो सीव ट्यूब है ये कई सारी सेल से मिलकर बना एक स्ट्रक्चर है, एक पाइप बन गया है कई सारी सेल से मिलकर, और हर एक सेल का नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट या फिर सीव ट्यूब मेंबर्स। मैच्योरिटी पर जो सीव ट्यूब है इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? पेरीफेरी में। लार्ज वैक्यूल्स क्या होगा यहाँ पर? एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस भी क्या होगा यहाँ पर? एब्सेंट होगा। पेरीफेरी में क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। अगर मैं कंपेनियन सेल की बात करता हूं, नहीं शायद वैक्यूल प्रेजेंट होगा ना? हाँ, वैक्यूल तो शायद प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या कह रहे? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के बाद क्या है भाई? कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल जो है ये कहां पर प्रेजेंट होंगी? जैसे कि ये सीव ट्यूब है, ये कई सारी क्या है बेटा? यहाँ पर सीव ट्यूब है ये पूरा, और ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरी सीव ट्यूब एलिमेंट है। जो हमारी कंपेनियन सेल है वो कहां पर प्रेजेंट होंगी? कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं लेटरल साइड में। कहां प्रेजेंट है बेटा? ये लेटरल साइड में। ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं? कंपेनियन सेल हैं, यहां पर प्रेजेंट हैं कंपेनियन सेल। अब मुझे ये बात पता है कि कंपेनियन सेल का तो अपना न्यूक्लियस है, लेकिन सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन इस सीव ट्यूब का साइटोप्लाज्म और कंपेनियन सेल का जो साइटोप्लाज्म है क्या वो आपस में जुड़ा हुआ है? हाँ, ये जुड़ा हुआ है। पता है क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं
तो ये एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है। अरे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है क्या ये? और ये कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल जो है यहाँ पर गैप है, और इस गैप को बोला जाता है बेटा क्या? पिट फील्ड। और इसी पिट फील्ड की वजह से दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है क्या? तो दोनों सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है पिट फील्ड। बोलो भैया, हमको ये बात पता है कि अगर कोई भी काम सीव ट्यूब कर रही होगी तो उसका हेल्प कौन करेगी? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। क्या काम है? सीव ट्यूब का काम होता है खाने को कंडक्ट करना, खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगर मुझे एक स्ट्रक्चर को, एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, या तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़े, या तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या दूसरा काम यह है कि हम एक प्रेशर का ग्रेडियंट बनाते हैं। अरे बोलो भैया, एक तरफ मैं हाई प्रेशर कर दूं और एक तरफ मैं लो प्रेशर कर दूं। जैसे कि मैं बात करूं, ये ऐसा स्लोप है एक, यहां मैंने पानी डाला तो पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है इसका प्रेशर ज्यादा है, रो जी एच, एच ज्यादा है कि नहीं है? यहां पर हाइट क्या है? कम है। तो जिस जगह का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी सब्सटेंस आसानी से मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा बिना एनर्जी खर्च किए? हाँ। तो यहां पर ये जब खाने को मूव करा रही है, खाने को कंडक्ट करा रही है, तो इसके अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। प्रेशर ग्रेडियंट हम बनाएंगे कहां पर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, क्योंकि वहां पर पूरी मैकेनिज्म दी है। तो इसके अंदर यहां पर हाई प्रेशर करना पड़ता है और यहां पर लो प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा है, इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है कौन? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का काम होता है सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। अब वो करती कैसे है, कितना प्रेशर होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक लाइन है बस यहाँ पर कि कंपेनियन सेल जो हैं ये सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं। ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अरे बोलो भाई, निपटा दोगे क्या? तो यही लिखा है मैंने, ये साइड में प्रेजेंट है क्या बेटा सीव ट्यूब के? हाँ, ये थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। कंपेनियन सेल कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, ये क्या काम कर रही है? मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड सीव ट्यूब। ये काम है किसका? कंपेनियन सेल का। साइटोप्लाज्म जो है सीव ट्यूब का और कंपेनियन सेल का, वो जुड़ा हुआ है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है, और ये कहां पर प्रेजेंट है? कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। सारी लाइनें हो गई एनसीईआरटी की यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए। चलो वो बैक कर दिया भाई। आज ऐसे क्यों लग रहे हो मुरझाए मुरझाए से? निपट गए हो क्या? भैया पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, गाना सुनने ही तो आया तो। बॉटनी ही एक ऐसी वाहियात यूनिट या सब्जेक्ट है जिसमें 180 में से 180 बच्चा आराम से ले आता है। ये सही बात बता रहा हूँ मैं। कभी भी कहीं भी जाके देखना, नीट में जब आप स्कोर देखते हैं बच्चों का, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स गेन करते हैं बच्चे, वो ये बॉटनी है। वो बॉटनी है बेटा। वो आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हमको अच्छी लग रही है, वो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि भाई अच्छी लगनी भी चाहिए। क्योंकि आगे जो 10 साल आप पढ़ाई करोगे वो जूलॉजी ही पढ़नी है आपको। आपको वो पसंद भी होनी चाहिए, अच्छी भी लगनी चाहिए। लेकिन जो नंबर ज़्यादा आते हैं वो बॉटनी में आते हैं, और बॉटनी और जूलॉजी में 50-50 का रेशो नहीं है। 63 क्वेश्चन आए थे इस बार बॉटनी से। जूलॉजी में भी बॉटनी फेंक रखी थी उसने। हाँ, तो कम मत समझना। ये
चीज समझ में आनी चाहिए पूरी। समझ में क्या, ये याद करनी है पूरी की पूरी, इसमें क्या है कि नहीं ऐसा? आप बजा ले उसे। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बेटा, अरे बस, अब मैं क्या करूं, सो जाता है सब। अच्छा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस आपको पता ही है। एंजियोस्पर्म में तो सीव ट्यूब कई सारी सेल से मिलकर बनी है, जबकि जिम्नोस्पर्म में तो एक ही सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ कंपेनियन सेल है, यहाँ पर एल्ब्यूमिनस सेल है। एंजियोस्पर्म में सीव प्लेट प्रेजेंट होती हैं, जबकि यहाँ पर सीव एरियाज होते हैं। ये याद रखना है तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की मैं बात करूं, फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स जो है वो एलोंगेटेड हैं, सिलिंड्रिकल हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो जुड़ा हुआ रहता है किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा। काम कर रही हैं फूड का स्टोरेज, रेजिन्स का और म्यूसिलेज का स्टोरेज करने का यह काम करती हैं। और मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो क्या होंगे? एब्सेंट। उसी प्रकार से बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर हैं, डेड स्ट्रक्चर है। ये जो सेल्स हैं एलोंगेटेड फाइबर्स हैं, फाइबर्स है पॉइंटेड नीडल लाइक एपेक्सिस हैं। जो सेल वॉल है फ्लोएम फाइबर की वो थिक है। अगर थिक स्ट्रक्चर है तो काम क्या कर रही होगी? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रही होगी। मैच्योरिटी पर जाने पर ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देती है, तभी तो ये डेथ हुई है। कहाँ पर ये मिल रहा है? जनरली ये प्राइमरी फ्लोएम में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिससे हम फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे हैं, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इन सभी फाइबर्स का यूज कर रहे हैं। कहाँ पर? रस्सियां बनाने में, बैग्स वगैरह बनाने में, इन सभी का यूज होता है। ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं आप। इसमें ट्रैकेट्स में वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फिर उसके बाद फ्लोएम की, ये सारी चीज़ आप याद करोगे भाई। कोई यहाँ तक दिक्कत परेशानी हो तो बताओ किसी को। याद कर लोगे क्या? हाँ, बस बात मत कर। अच्छा, फ्लोएम जो है, फ्लोएम भी वैसा ही है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। जो फ्लोएम पहले ही बन गया है, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही है उस टाइम पर जो फ्लोएम बना है वो प्राइमरी फ्लोएम है। ये भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जैसे कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम था। और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है। लेकिन यहाँ पर हम एंडार्क और एक्सार्क की बात कुछ नहीं करेंगे, वो हम बताते हैं केवल और केवल किसके रेस्पेक्ट में देखकर? जाइलम में भी प्रोटोजाइलम को देखकर। प्रोटोजाइलम अंदर है तो वेस्कुलर बंडल एंडार्क टाइप का है, अगर बाहर है तो एक्सार्क टाइप का। चलिए, अब हम पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम लेयर्स को पढ़ते हैं, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में तीन टाइप का टिश्यू सिस्टम है। एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? देखिए, प्लांट का कोई भी ऑर्गन है, ज्यादातर जो ऑर्गन्स है प्लांट के, उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। प्लांट की ज्यादातर ऑर्गन्स जो हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर बना रही हैं, वो किस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। जबकि वेस्कुलर बंडल के बारे में आपको पता ही है, अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएंगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या हम पढ़ते हैं? एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टोमेटल एपरेटस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम तीन कंपोनेंट पढ़ेंगे। कौन कौन से? गार्ड सेल्स पढ़ेंगे, सब्सिडरी सेल्स पढ़ेंगे, और स्टोमेटल पोर पढ़ते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी कि एपिडर्मिस से कुछ आउटग्रोथ निकल रही हैं, जैसे कि रूट हेयर्स हैं, स्टेम हेयर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकॉम्स बोलते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा कहाँ पर? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। जाइलम और फ्लोएम को हम पढ़ेंगे कहाँ पर? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। अगर इन दोनों टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए,
बीच में जितनी भी लेयर प्रेजेंट है, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया, पिथ हो गया, ये जो सारी लेयर्स हैं ये किसका फॉर्मेशन कर रही हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ, कॉर्टेक्स को 3 लेयर में सब डिवाइड हम कर सकते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो ये कॉर्टेक्स की ही 3 लेयर हैं। कॉर्टेक्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? बीच वाली लेयर का नाम क्या है? और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? तो कई बार जब आप कट सेक्शन पढ़ोगे तो कई बार लिखता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो किसकी बात कर रहा है? और कॉर्टेक्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कॉर्टेक्स को हमने 3 लेयर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो इन सभी लेयर्स के बारे में अपने को पढ़ना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम ट्राइकोम्स और रूट हेयर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम स्टोमेटल, जो भी स्टोमेटा है उसके जो भी स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इन सभी लेयर्स को हम देखेंगे, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या? चलिए सबसे पहले एपिडर्मिस को उठा लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है किसी भी स्ट्रक्चर की, मैं सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को देखूं तो वो क्या है? एपिडर्मिस है। ये जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होंगी वो लिविंग होती हैं, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनी हुई होती हैं, पैरेनकाइमा की बनी हुई हैं। ये स्टेम में प्रेजेंट होगी, लीफ में प्रेजेंट होगी और रूट में प्रेजेंट होगी। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है जिसका क्या नाम है? क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल का काम होता है कि पानी के लॉस को प्रिवेंट कर देना, पानी का लॉस यहां से ज्यादा ना हो। याद रखना, एपिडर्मिस के ऊपर ये जो क्यूटिकल है, ये जो वैक्सी कोटिंग है, ये रूट में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि रूट का काम जो है वो तो एब्जॉर्ब करना है पानी और मिनरल्स को, जबकि पानी का जो लॉस है वो कहां से हो रहा है? स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। तो वैक्सी कोटिंग एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, कहां पर? आपका स्टेम में, लीफ में, लेकिन ये कहां पर एब्सेंट होगी वैक्सी कोटिंग? रूट में। ये क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। क्या लिखा है? वो किसके बारे में लिखा है? वो एपिडर्मिस के बारे में लिखा है, जो नीचे वाली वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल के बारे में। ये जो बात है ये किसके बारे में लिखी है भैया? ये एपिडर्मिस के बारे में लिखी है। अब जो एपिडर्मिस की जो लेयर है ये सिंगल ही होती है, जनरली कैसी होती है? सिंगल लेयर की ही होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ये एपिडर्मिस की जो लेयर है ये मल्टीपल होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो बेनियान ट्री है उसकी जो लीफ होती है उसमें जब मैं एपिडर्मिस को देखता हूं तो वो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होती है। तो कहां पर मल्टीपल लेयर में है? लीफ ऑफ बेनियान ट्री। ये याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये याद रहना चाहिए। ये स्टोमेटा, स्टोमेटा किसका मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस का ही। जो स्टोमेटा है ये कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा? एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट रहता है। इस अगर सिंगुलर है तो क्या बोलूंगा? एक स्टोमेटा है तो क्या बोलूंगा? स्टोमा। इसके 3 कंपोनेंट है। स्टोमेटल एपरेटस सभी को बोला जा रहा है, गार्ड सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स जो कि मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल्स हैं, और स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल पोर को मैं कह सकता हूं एपर्चर भी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, बच्चा कंफ्यूज हो गया था एपरेटस और अपर्चर में। अपर्चर तो बेटा एक पोर है, जबकि स्टोमेटल एपरेटस में ये तीनों चीजें आती हैं। स्टोमेटल एपरेटस में क्या है? गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और स्टोमेटल अपर्चर। अरे कौन है? यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टोमेटा है, ये डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट है, जबकि ये वाला जो स्टोमेटा है ये कहां पर प्रेजेंट है? मोनोकोट प्लांट में। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है भैया?
ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है भाई? गार्ड सेल्स। और याद रखना जो गार्ड सेल्स की ये जो अंदर वाली जो लेयर है ये थिकनिंग ज़्यादा होती है, मोर थिकनेस है यहाँ पर, जबकि इसकी जो आउटर लेयर है उसमें थिकनिंग कैसी है? कम है। इनर लेयर की थिकनेस ज़्यादा है और आउटर लेयर की थिकनेस कम है। और यहाँ पर कुछ रेडियल स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिनको मैं कह रहा हूँ रेडियल माइसिलेशन। इनका काम होता है इस स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में। अरे बोलो, ये अंदर वाली जो लेयर है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, बाहर वाली लेयर की जो थिकनेस है वो क्या है? कम है। और इनका काम है क्या बेटा? इनके इस स्टोमेटा को खोलने में बंद करने में। मैकेनिज्म अगले चैप्टर में पढ़ाई जाती है कि किस प्रकार से ये स्टोमेटा खुलेगा, किस प्रकार से ये बंद होगा। यहाँ पर अपने को मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, यहाँ पर अपने को केवल ये देखना है कि स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा में अंदर वाली लेयर जो है उसकी थिकनिंग ज़्यादा है, बाहर वाली जो लेयर है उसकी थिकनिंग कम है, इसके बीच में कुछ रेडियल माइसिलेशंस हैं, ये कुछ यहाँ पर रेडियल स्पूक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं इसको खोलने में। मैकेनिज्म अलग है। तो गार्ड सेल्स जो है वो कैसी है बताओ? यहाँ पर किडनी शेप है क्या? किडनी और बीन शेप है गार्ड सेल। अगर मैं गार्ड सेल्स की आउटर लेयर की बात करूं, आउटर लेयर कैसी है बेटा? थिन है। जबकि इनर लेयर कैसी है भाई? इनर लेयर क्या है? थिक है। और याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे? क्योंकि यहां पर रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। रुबिस्को एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है खाना बनाने के लिए। ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की है, ये खाने को स्टोर कर सकती है लेकिन खाना नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि इस वाली में बात करूंगा, ये आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं क्या? ये वाले, ये क्या है भाई? ये दीज आर द गार्ड सेल्स। ये क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं। और कैसी हैं गार्ड सेल्स? यहाँ पर डंबल शेप जैसी हैं। यही क्वेश्चन पूछा था एक बार कि डंबल शेप जैसी जो गार्ड सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वो होती है मोनोकॉट प्लांट में प्रेजेंट। अच्छा, मैं थिकनिंग की बात करूंगा तो बताना भाई, ये जो थिकनिंग है मिडिल में थिकनेस ज्यादा है, जबकि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, आउटर की तरफ जो थिकनिंग है वो क्या है? कम है। तो यहाँ इस बात को मैं लिख लूंगा कि मिडिल लेयर जो है वहां पर थिकनिंग जो है क्या है? मिडिल में थिकनेस क्या है भाई? मोर है। जबकि आउटर साइड में, बाहर की साइड में जो थिकनेस है वो क्या है? कम है। यहां पर थिकनेस क्या थी? आउटर लेयर की थिकनेस कम थी, जबकि इनर लेयर की थिकनेस, यहां पर मैंने आउटर और मिडिल को लिया है। अच्छा, ये जो गार्ड सेल्स है इसके बगल में जो सेल्स है उनका क्या नाम है? ये भी हेल्प करती हैं इस गार्ड सेल्स को खोलने में और बंद करने में। उसके बगल में अगर मैं देखूंगा तो यहां पर और एपिडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट है। बीच में क्या प्रेजेंट है भाई? स्टोमेटल पोर। याद रखना सब्सिडरी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। बोले इसमें किसी को और दिक्कत परेशानी हो तो? क्या बेटा? हाँ, दोनों ही नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कोई नहीं करेगा। यहाँ पर मैकेनिज्म अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी मैकेनिज्म होती है। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? ट्राइकोम्स और रूट हेयर में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंस हैं, ये भी याद कर लेना। ट्राइकोम्स स्टेम हेयर है, जबकि रूट हेयर ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस।
ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होता है, कई सारी सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जबकि रूट हेयर्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स जो हैं सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं, जबकि रूट हेयर्स हमेशा क्या होंगे, सॉफ्ट। इसमें ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन इसमें ये कैसे होंगे, अनब्रांच होंगे। ट्राइकोम्स स्टेम हेयर हैं, तो इसमें जो ट्राइकोम्स है इसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, क्यूटिकल, जबकि रूट हेयर्स जो हैं यहाँ पर क्या होगा, क्यूटिकल एब्सेंट होगा कि नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर रूट हेयर पर अगर आपने क्यूटिकल लगा दी है तो पानी अंदर आएगा कैसे, पानी को तो अंदर लाना है, पानी को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाना है, तो सीधी सी बात है यहाँ क्यूटिकल क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। जबकि वहां पर जो क्यूटिकल है ट्राइकोम स्टेम हेयर, पानी का लॉस होने का खतरा ज्यादा है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो ये बात हमने लिख दी है, प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये हमने लिख दिया रूट हेयर का काम है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी ने, इन दोनों में से सीक्रीशन कौन करता है, सीक्रीटरी सब्सटेंस कौन है, ट्राइकोम्स, तो ट्राइकोम्स सीक्रीटरी नेचर के होते हैं। बताओ भाई, किसी को यहां तक कोई परेशानी समस्या दिक्कत हो तो बता दो। कुछ समझ में आया है कि नहीं आया यहां तक, कि सो गई हो, सो गई हो क्या, ऐसे कौन सो जाता है, बायो में ही ये हल करते हो क्या तुम, ये सही है। हाँ बेटा बोलो। विजिनिटी का मतलब होता है पास में, पास में, विजिनिटी का मतलब होता है पास में, बगल में, हाँ पड़ोसी कह सकते हैं। हाँ भाई, मैं ऐसे तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, मैं नहीं पड़ जाऊंगा तो मैं देखते देखते। हाँ और क्या, कोई मज़ा ले ही नहीं रहा है, मज़ा लेने आते हो क्या। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उस 11वीं वाले बच्चे को पढ़ाने में, वो मज़ा ज़्यादा लेता है, हाँ इंटरेस्ट लेता है वो सब्जेक्ट में। यहाँ तो 4 साल से पढ़ लिया हुआ, और पढ़ रहे हैं उसे, 10 बार तो वीडियो देख लिया है, अब 11वीं बार यहाँ पे बैठा है। अब मुझे लग रहा है कि कोई नई चीज़ निकल के आए, नहीं क्या फिर नीट के बाहर का पढ़ा दूँ क्या, कि नीट के ये नीट में कभी नहीं आएगा ये पढ़ लो। सर वही तो पढ़ने में आया हूँ, नीट का क्यों पढ़ा रहे हो, अब सिलेबस में यही है तो क्या पढ़ा दूँ, है कि नहीं। नहीं सर वो पढ़ाओ जो कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वही तो मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने पढ़ लिया पहले, कई बार पढ़ चुके हैं ये तो, ये मत पढ़ाओ। अब आगे भी अगले साल भी पढ़ोगे क्या, ब्रिज कोर्स चल रहा है, एडमिशन ले लो तुम। क्या बेटा, ये पता नहीं कौन याद करता है। हाँ भैया उसको स्टोमेटल अपर्चर बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या सभी को। हाँ अभी कहाँ टाइम हो गया भाई तुम्हारा, अभी तो बहुत ना, यही चलेगा, यही चलेगा। मैं आज इस एनाटॉमी के पीछे पड़ गया हूँ, ये इतनी बोरियत वाली चैप्टर है कि इसमें निपट जाएगा बच्चा, ये समझाने का कुछ है ही नहीं इसमें। आगे आएगा सेकेंडरी ग्रोथ, जो बच्चों को कभी समझ में नहीं आई है वही समझाने की है कि नहीं, वही समझाने की है, तो उसी को हम समझेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, अब क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है। अब एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं वो तो आपको पढ़नी ही है कि नहीं ऐसा। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है भैया, याद तो करनी ही पड़ेंगी। इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बला आ गई है टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखिए भाई, रेडियल और कॉन्जॉइंट दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल हैं, हालांकि एक कॉन्सेंट्रिक भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दो प्रकार का वेस्कुलर बंडल हम पढ़ रहे हैं, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल में क्या है, ये जो पैचेस हैं ये क्या है बेटा, जाइलम के, जबकि बगल में इसके किसके पैचेस हैं, फ्लोएम के।
तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट हैं कि एक ही रेडियस पर प्रेजेंट हैं? अलग अलग। भाई यहां पर देखेंगे ये जाइलम इस रेडियस पर प्रेजेंट है जबकि फ्लोएम इस रेडियस पर प्रेजेंट है। तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है रेडियल टाइप का। क्या बोलेंगे इसको? तो रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम और फ्लोएम एट डिफरेंट पैचेस पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर देखने को मिलेगा? रूट्स में। डाइकोट हो मोनोकोट हो, दोनों में रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। जबकि यहां पर कॉन्जॉइंट टाइप का क्या मतलब है? कॉन्जॉइंट का मतलब होता है एक ही रेडियस पर, एक ही एक्सिस पर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू ज्वाइन है और एक ही वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है। जैसे कि बाहर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? फ्लोएम है, अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? जाइलम है। ये भी क्या है? फ्लोएम है और जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है क्या? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब होता है कि एक पैचेस जाइलम का है और एक पैचेस फ्लोएम का है। कोलेटरल का मतलब, कॉन्जॉइंट में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? कोलेटरल और बाइकोलेटरल। अरे बोलो भाई। कोलेटरल का मतलब होता है कि एक जाइलम और एक फ्लोएम का पैचेस है, एक जाइलम और एक फ्लोएम का पैचेस है। अगर जाइलम या फ्लोएम का कोई भी पैचेस एक से ज्यादा हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? अगर जाइलम के दो पैचेस प्रेजेंट हो तो वो किस कैटेगरी में है? बाइकोलेटरल। तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल और कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। हमारे सिलेबस में कॉन्जॉइंट कोलेटरल दे रखा है क्योंकि हमारे पास एक जाइलम और एक ही फ्लोएम का पैचेस है क्या? हाँ। अच्छा, यहां पर जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करने के लिए कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है क्या कोई? अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या बंद है? तो मैं इस वेस्कुलर बंडल को क्लोज कह सकता हूं। अगर कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है तो ये क्लोज टाइप का है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी? एब्सेंट होती है। कहां पर देखने को मिलेगा? मोनोकोट स्टेम में और लीफ में भी। सही बात बोली उन्होंने। लीफ में भी क्या देखने को मिलता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट कोलेटरल। तो कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है बेटा कहां पर? अभी हम स्टेम पढ़ रहे हैं, किस में है? स्टेम में। तो स्टेम में जो अगर ये मोनोकोट है तो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है बेटा? कैम्बियम। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोनोकोट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। क्लोज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहां पर तो कैम्बियम प्रेजेंट है भाई। अरे बोलो। हाँ, यहां तो कैम्बियम प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है बेटा? ओपन है कि नहीं है? हाँ। तो यहां पर मैं कहूंगा कि कैम्बियम भी प्रेजेंट है। तो कैम्बियम भी प्रेजेंट है। तो ये वेस्कुलर बंडल किसका है? मोनोकोट स्टेम का। तो ये कहानी देखने को मिल रही है कहां पर? मोनोकोट स्टेम में। और लीफ भी मैं लिख सकता हूं यहां पर। हाँ। जबकि ये कहानी देखने को मिल रही है कहां पर? डाइकोट स्टेम में। बोलो भैया, यहां तक कोई क्लियर नहीं हुई हो तो बात। एक सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए बता देता हूं, इतना तो सिलेबस में है। बाइकोलेटरल क्या होता है? जैसे कि ये वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के बीच में आप देख रहे हैं आपको दो कैम्बियम दिखाई दे रही हैं। कितनी कैम्बियम है भाई? दो। तो ये दो कैम्बियम है। बीच में क्या प्रेजेंट है? बाहर फ्लोएम, बाहर फ्लोएम।
तो यहाँ पर फ्लोएम के कितने पैचेस प्रेजेंट हैं? 2। तो ये इसको बोला जाता है बाइकोलेटरल। तो कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ये देखने को मिलता है, पता है कहां पर? कुकुरबिटेसी फैमिली में। कहां पर देखने को मिलेगा? कुकर। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार देख सकते हो, एक आंख से देख सकते हो, है कि नहीं भाई? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई इतना तो करना पड़ेगा भाई, अगर इतना नहीं कर पाओगे तो पिन्ने पड़ जाओगे। ठीक है भाई, थैंक यू। देख लो हमारा